हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी ने एक एडवाइजरी जारी की है रिगार्डिंग द टेबल 8A, द टेबल 8C। लेकिन पहले जानते हैं वो एडवाइजरी क्यों जारी की गई थी। पिछले साल यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की जो एनुअल रिटर्न फाइल करते समय जो टेबल 8A में जो फिगर आ रहा था वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा था टेबल मतलब कि 2A से। लेकिन इस साल की जो एनुअल रिटर्न है यानी कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 उसके अंदर जो टेबल 8A है वहां जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है जीएसटीआर 2B से। इसलिए लॉट ऑफ कंफ्यूजन था। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया कि आपको टेबल 8C के अंदर कब फिगर डालना है। यह एडवाइजरी 9 दिसंबर 2024 को इश्यू की गई रिगार्डिंग द टेबल 8A और 8C। अब इस एडवाइजरी में क्या बताया है कि टोटल क्रेडिट अवेलेबल for inward supplies shall be auto-populate in table 8A of form GSTN from 2B। लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल 22-23 था तो उसके अंदर जो 8A में जो फिगर आता था वो आता था 2A से फॉर 22 एंड 23। लेकिन 23 एंड 24 में आ रहा है फिगर 2B से। ठीक है, फिर उसके बाद बोला फर्दर इन टेबल 8C ऑफ फॉर्म GST9 टोटल वैल्यू ऑफ आईटीसी नोट सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड नीड टू बी फिल्ड मैनुअली। मतलब ऐसे इनवॉइस जो 23-24 में तो बुक है लेकिन क्लेम हुए हैं 30 नवंबर तक यानी अक्टूबर के रिटर्न में जो क्लेम किए हैं। Further in table 8C of form GST9 total value of ITC or inward supply received during the financial year but availed in next financial year, तो वो वाले फिगर अपने को डालने पड़ेंगे टेबल 8C में। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ टेबल 8 और 8C ऑफ फॉर्म GST9 फाइनेंशियल 23-24 इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट फाइनेंशियल 22-23 इन टेबल 8A वैल्यूज आर गेटिंग ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम 2A। कि जो फाइनेंशियल 22-23 था उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो किस आ रही थी टेबल 8A से आ रही थी, मतलब जीएसटीआर 2A से आ रही थी। लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आ रही है जीएसटीआर 2B से। Therefore, to some extent in form GST9 of financial year 23-24 values in table 8A will be inflated। अब वो इन्फ्लेटेड कैसे है बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने 22-23 का मान लीजिए मेरा जो फिगर आ रहा था 8A में वो आ रहा था मेरा 2A से। ठीक है, जबकि 22-23-24 में मेरा आ रहा है 2B से 8A के अंदर फिगर। अब कुछ ऐसे इनवॉइस होंगे जो 22-23 के होंगे, ठीक है, लेकिन वो जैसे इन्होंने रिटर्न लेट फाइल की होगी तो वो मेरे को अप्रैल की 2B में शो होंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं 22-23 की जब मैंने एनुअल रिटर्न फाइल की थी तो वहां पे जो 8A के अंदर जो फिगर आ रहा था वो तो आ रहा था टेबल 8 टेबल मतलब 2A से आ रहा था वो फिगर। और जो ऐसे सप्लायर जिन्होंने अपनी रिटर्न लेट फाइल की थी तो वो ऑलरेडी इनके इसमें क्या था इंक्लूड था, वो ऑलरेडी 2A में इंक्लूड था। अब वो यहाँ 2B में भी क्या आ रहा है इंक्लूड होके आ रहा है क्योंकि वो अप्रैल 23 की 2B में आ रहा है और वो पहले मार्च के 2A में भी आ चुका और वो 22-23 के जो GST9 थी उसका पार्ट हो चुका। अब वो 23-24 की जो GST9 है उसका भी पार्ट है, इसलिए वो वैल्यू क्या आ रही है इन्फ्लेटेड आ रही है। एट द सेम टाइम वैल्यू विल बी लोअर देन एक्सपेक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसलिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है 8A और 8C के रिगार्डिंग। तो चलते हैं पढ़ते हैं। अब इनवॉइस जो 23-24 रिलेटेड है, ठीक है, अब सप्लायर ने जो रिपोर्ट किए हैं वो किए हैं अपनी GSTR 1 में मार्च की रिटर्न फाइल की लेकिन लेट ड्यू डेट के बाद फाइल की। इसके कारण दिस अमाउंट इज नॉट ऑटो पॉपुलेट इन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की 2B के अंदर शो होगा। अब इसको अपन GSTR 9 में कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आप इसको दिखाइए टेबल 8C के अंदर
और टेबल 13 में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। सेकंड सिनेरियो पढ़ते हैं। मतलब कि ऐसे इनवॉइस जो 23-24 से संबंधित है, 23-24 में अपन ने उसको क्लेम किया, लेकिन सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया 180 डेज के अंदर, मतलब कि सब पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं किया गया सप्लायर को 180 डेज के अंदर, तो आईटीसी रिवर्स हो गई। ठीक है, अब ये आईटीसी रिक्लेम की गई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24 एंड 25 पेमेंट करने के बाद। अब इसको अपन 23 और 24 के 9 में कैसे शो करेंगे? तो देखिए, जो भी रिक्लेम आईटीसी होगी ना, तो उसको शो करना है टेबल 6H में फॉर द फाइनेंशियल 24-25 के अंदर, ना कि 23-24 में। क्योंकि जब इसको 6H में दिखाएंगे तो फिर वो टेबल 8C और टेबल 13 की जो जीएसटी 9 है उसके अंदर नहीं आएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू टेबल 13 गिवन इन द नोटिफाइड फॉर्म जीएसटी 9। सिमिलर रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर द आईटीसी रिक्लेम। मतलब समझ कर मैंने क्या किया, क्लेम कर लिया था तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया, तो 23-24 में तो वो अमाउंट जीरो ही हो गया ना। अब मैंने जाके उसको वापस 24-25 में मैंने उसको क्लेम किया है, तो फिर वो 6H का पार्ट बनेगा, ना कि 8C और टेबल 13 का। अब सिनेरियो 3 ये कहता है कि इनवॉइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल 23-24, गुड्स नॉट रिसीव्ड 23 एंड 24, therefore ITC is claim in table 4A5 GSTR 3B and reverse। मतलब 4A5 में फिगर डाल दिया और फिर 4B2 के अंदर उसको रिवर्स कर दिया, and such ITC reclaimed in next financial year till the specified time period। मतलब कि मेरे को गुड्स रिसीव नहीं होते तो मैं उसका एलिजिबल नहीं हूँ आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो टेबल 4A में मान लीजिए 100 रुपये है, 20 रुपीज़ की मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हुए तो मैं उनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो 80 रुपीज़ मैंने नेट आईटीसी क्लेम की और 20 रुपीज़ मैंने रिवर्स कर दिया। अभी 20 रुपीज़ मैंने क्लेम किए 25, 24 एंड 25 में, तो ये टेबल 8C और टेबल 13 का पार्ट बनेंगे। सिनेरियो 4, इनवॉइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 which is appearing in table 8A of GSTR 9 of the financial year 23 and 24। ठीक है, as the supplier would have reported the same in GSTR 1 after the due date of filing of GSTR 1 for the tax period of March 23। मतलब वही होगा जैसे कि मार्च की रिटर्न किसी ने 14 तारीख को फाइल की, मार्च 23 की रिटर्न। ठीक है, अब मैं 22-23 की जब मैं GSTR 9 फाइल करूंगा तब ये अमाउंट ऑलरेडी टेबल 8A में आ रहा था 22-23 की, लेकिन जब मैं 23-24 की एनुअल रिटर्न में फाइल कर रहा हूं तो 8A के अंदर जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 2B से उठकर, जिसमें जो मैंने मार्च में जो मैंने रिटर्न, सप्लायर ने जो रिटर्न लेट फाइल की थी मेरे, तो वो भी यहां पर इंक्लूड होके आ रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो दिस इज द आईटीसी ऑफ लास्ट ईयर एंड वाज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल 22 एंड 23। इसलिए वो टेबल 8C और टेबल 13 का पार्ट नहीं बनेगी फॉर द जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल 23 एंड 24। इसके लिए दिस इज लाइन विद इंस्ट्रक्शन नंबर 2A गिवन फॉर द नोटिफाइड फॉर्म जीएसटी 9 विच स्टेटेड टेबल 4-5। मतलब कि इसका जो जीएसटी 9 का जो फॉर्म है उसमें बोला है कि जो टेबल 4, 5, 6, 7 है उसके अंदर सिर्फ करंट ईयर का डेटा रिपोर्ट होगा, आप उसे प्रीवियस का डेटा रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके सिनेरियो नंबर 4। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 5। वेयर द रिपोर्ट द रिक्लेम ऑफ आईटीसी फॉर एन इनवॉइस विच इज बिलोंग्स टू 23 एंड 24। ठीक है, and which is reclaim, reverse and reclaim in the same year। मान लीजिए मैंने क्या किया, 100 की मेरी आईटीसी थी, 180 मैंने क्लेम कर लिया।
अब 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ तो मैंने उसको वापस से रिवर्स कर दिया। फिर मैंने उसको पेमेंट कर दिया तो मैंने 100 का वापस से रिक्लेम कर लिया। और ये तीनों सिनेरियो हुए मेरे सिर्फ 23-24 के अंदर ही, सेम फाइनेंशियल ईयर में हुए। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप इसको ना, इसको सिर्फ आप टेबल 6B के अंदर ले लो, ठीक है। इसको आप ना तो जो रिक्लेम आपने किया उसको आप 6H में मत दिखाओ, और ना ही जो आपने रिवर्स किया उसको टेबल 7 में दिखाओ। इससे अच्छा है कि आप उसको सिर्फ टेबल 6B के अंदर दिखा दो, क्योंकि आपका ये तो क्रॉस हो गया 100 - 100, तो ये तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर ही क्या है, टेबल 6B के अंदर ही दिखाना है। पढ़ते हैं। As already clarified by the CBSE press release 3rd July 2019, the para K it may be noted that the label in table 6H clearly states that information declared in table 6H is exclusively of table 6B. Therefore, information of such items is to be declared in one of the row only. As the claim and reclaim is reported only in the one row, therefore the same should not be reported in the reversal under the table 7 of GS10 23 and 24. तो गाइज ये थी GS10 की जो एडवाइजरी जो टेबल 8A और टेबल 8C के लिए इशू की गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।